फिल्म एक्सप्लेन इन हिंदी प्रेजेंटिंग होप। कहानी की शुरुआत में हमें एक पतंग को दिखाया जाता है जो आसमान में उड़ रही होती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें एक लड़की को दिखाया जाता है। इसका नाम आयशा होता है। आयशा बहुत ही इंटेलिजेंट लड़की होती है। इसका एक दोस्त भी होता है, इसका नाम अली होता है। आयशा और अली दोनों आपस में लड़ते रहते हैं, लेकिन ये दोनों बेस्ट फ्रेंड होते हैं। आयशा अगले दिन स्कूल के लिए तैयार हो रही होती है। वो अपने बाप से कहती है कि उसकी चोटी बांध दे, लेकिन उसके बाप ऐसा नहीं करते। आयशा अपने बाप से चोटी बांधने को इसीलिए कहती है क्योंकि उसकी माँ काम करती है और साथ ही साथ उसके पिताजी भी। अगले दिन बारिश हो रही होती है। आयशा स्कूल जा रही होती है। उसकी माँ कहती है कहो तो मैं तुम्हें स्कूल छोड़ दूँ, लेकिन आयशा मना कर देती है। वो कहती है स्कूल थोड़ा दूर है, मैं पैदल चली जाऊंगी। आयशा जब स्कूल जा रही होती है तभी वहाँ पे दिखाया जाता है कि वो पतंग जो कहानी की शुरुआत में उड़ रही थी वो ज़मीन पे आ गिरी है। आयशा के पास एक आदमी आता है और कहता है तुम्हारा छाता बहुत खूबसूरत है, क्या ये मैं ले लूँ? आयशा देखती है कि आसपास कोई भी नहीं है और स्कूल उससे थोड़ा दूर है, लेकिन आसपास कोई ना होने की वजह से वो आदमी आयशा का फ़ायदा उठाता है और हमें दिखाया जाता है कि आयशा का छाता गिरा हुआ और साथ ही साथ आयशा एक डस्टबिन के अंदर बहुत बुरी हालत में मौजूद है। आयशा किसी तरीके से अपने फ़ोन से एम्बुलेंस को फ़ोन करती है। एम्बुलेंस आती है और आयशा को हॉस्पिटल लेके जाते हैं। हॉस्पिटल में आयशा की माँ और पिता भी आ जाते हैं। वो देखते हैं कि आयशा की हालत बहुत बुरी है। दरअसल इस रेपिस्ट ने न सिर्फ आयशा का रेप किया बल्कि उसे बहुत बुरी तरीके से मारा और पीटा भी है। आयशा के पिताजी भी वहाँ पे आ जाते हैं। डॉक्टर फैसला करते हैं कि वो आयशा की इंटेस्टाइन निकाल देंगे। आयशा की इंटेस्टाइन पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है। वो आयशा की स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन निकाल देते हैं। एक आर्टिफिशियल डिवाइस वहाँ कनेक्ट कर देते हैं और साथ ही साथ एक टैग लगा देते हैं जिसमें अब आयशा का वेस्ट जाएगा। एक हादसे ने एक हंसते खेलते परिवार को ख़त्म कर दिया। आयशा के पिताजी उसके पास जाते हैं और उसे तसल्ली देते हैं। वो कहती है कि पापा मुझे उस रेपिस्ट का चेहरा याद है, उसके पास बहुत सारी जेबें थी, उसकी पैंट शर्ट में बहुत जेबें थी। वो कहते हैं, उसके पिता कहते हैं तुम्हें सो जाना चाहिए, लेकिन आयशा सोने से इनकार कर देती है क्योंकि वो चाहती थी कि उस रेपिस्ट को हर हाल में सज़ा मिले। आयशा के पिता वहाँ से खामोशी से चले जाते हैं। पुलिस वाले उनके पास आते हैं और कहते हैं हमें उस रेपिस्ट का पता चल चुका है। आयशा के पिता वहाँ जाते हैं। पुलिस वाले उससे लड़ाई झगड़ा करते हैं और कहते हैं कि हमारे पास उस रेपिस्ट के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, हमें आयशा की इन्वेस्टिगेशन करनी होगी। ये बात सुन के आयशा की माँ उसके शोहर से लड़ाई झगड़ा कर देते हैं, लेकिन इन्वेस्टिगेशन बहुत ज़रूरी है। पुलिस वाले उन्हें समझाते हैं और ये लोग इन्वेस्टिगेशन के लिए मान जाते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि एक पैरालाइज्ड पुलिस इंस्पेक्टर आयशा के पास जाती है और आयशा से इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देती है। वो आयशा को इसका फेवरेट रोल भी देती है। वो आयशा से पूछते हैं कि बेटा तुम्हारा हाथ ये किसने किया, और साथ ही साथ आयशा को बहुत सारे फ़ोटोज़ भी दिखाते हैं। आयशा इन सारी की सारी फ़ोटोज़ को देखती है। वो और जैसे ही उसके सामने उस रेपिस्ट का चेहरा आता है वो अपनी आंखें बंद कर देती है। थेरेपिस्ट समझ जाती है कि यही वो रेपिस्ट है और बाद में उसके सामने एक साथ बहुत सारे क्रिमिनल्स की फ़ोटो रखते हैं और आयशा उस रेपिस्ट की तरफ इशारा कर देती है और अब उनके पास उस रेपिस्ट के सबूत मिल गया है। थेरेपिस्ट आयशा को एक कार्ड देती है और कहती है कि आयशा की काउंसलिंग के लिए यहाँ एक बार ज़रूर चाहिएगा, लेकिन आयशा की माँ उस कार्ड को फाड़ देती है क्योंकि वो नहीं चाहते कि आयशा को अब एक बार फिर यहाँ सब कुछ झेलना पड़े। अगले दिन पुलिस वाले उस रेपिस्ट को पकड़ने के लिए उसके घर में चले जाते हैं। इन्होंने उस रेपिस्ट को पकड़ लिया था। मीडिया वाले इस बात का इशू बनाने के लिए हॉस्पिटल में आ जाते हैं। आयशा के पिता मीडिया वालों को देख के वहाँ पहले पहुँच जाते हैं और आयशा को दूसरे कमरे में शिफ्ट कर देते हैं। मीडिया वाले जब इनका पीछा करते हैं तो आयशा के पिता आयशा को उठा के ऊपर के फ्लोर चले जाते हैं। जैसे ही ऊपर के फ्लोर जाते हैं वहाँ पे आयशा का वो वेस्ट मटेरियल वाला बैग फट जाता है। आयशा चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है क्योंकि उसे कोई रेपिस्ट की याद आ रही होती है और एक पल में आयशा बिल्कुल सुन होकर रह जाती है। शुरू में उसके बाप को कुछ भी समझ नहीं आता, लेकिन थोड़ी देर बाद उन्हें एहसास हो जाता है कि उनकी बेटी उन्हें रेपिस्ट समझ रही है और ये बात सुन के आयशा का बाप सुन होकर रह जाता है। वो फौरन रुक जाते हैं और अपनी बेटी से दूर हो जाते हैं। अगले दिन वो अपनी बेटी के पास आते हैं। उसने खुद को एक ब्लैंकेट में कवर किया हुआ था। आयशा के पिता उससे बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो ब्लैंकेट नहीं हटाती। इस पर वो रोते हुए वहाँ से चले जाते हैं।
एक बाप की कमजोरी का आलम था कि जो एक बाप पूरी तरीके से टूट चुका था। वह सोच भी नहीं सकता कि उसकी बेटी उससे रेपिस्ट समझती है और उससे नफरत करती है। वो पूरी तरीके से निराश हो चुका था। इसके बाद वो हॉस्पिटल काउंटर पर जाता है। उसके पैसे खत्म हो गए थे और वो अपने दोस्त को फोन करता है। ये उसका बेस्ट फ्रेंड होता है। इसने पहले भी उसकी फाइनेंशियली कई बार हेल्प की होती है। वो अपने दोस्त को कुछ पैसे देता है ताकि उसकी मदद हो सके। फिर वो दिन आता है जिस दिन टीम के रेपिस्ट को सजा मिली थी। वो लोग इससे इन्वेस्टिगेशन करते हैं और वो रेपिस्ट सीधा इनकार कर देता है। वो कहता है कि मैं कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करता हूँ और पुलिस मुझे फंसाने की कोशिश कर रही है। हालांकि सारे सबूत इसके खिलाफ होते हैं। इसके कपड़ों पे आयशा का वो ब्लड भी होता है जो रेप के दौरान उसकी बॉडी के ऊपर लग गया था। लेकिन वो फिर कहता है पुलिस वाले मुझ पे फंसा रहे हैं। यहाँ पे आयशा के बाप का दोस्त भी होता है और वो जूता उठा के उस रेपिस्ट पे मारते हैं। पुलिस वाले वहाँ से उसे लेके चले जाते हैं। अगले दिन दिखाया जाता है कि कुछ कॉमेडियन आयशा के पास आके उसे हंसाने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल ये उसी थेरेपिस्ट का काम होता है जो कि आयशा से इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है। आयशा का बाप ये देख के बहुत खुश होता है। वो उन्हीं क्लोन वालों के पास जाता है और कहता है क्या तुम लोग एक क्लोन मुझे बेच दो कि मैं अपनी बेटी को खुश करना चाहता हूँ। ये लोग समझ जाते हैं कि इसके पास पैसे नहीं हैं, इसीलिए ये लोग इनमें से अपने पास से एक भालू से मुफ्त में दे देते हैं और कहते हैं कि जब तुम्हारा काम हो जाए ये हमें लौटा देना। ये देख के वो बहुत खुश होता है। वो यही भालू अपनी बेटी के पास जाता है पहन के और उसे खुश करने की कोशिश करता है और आज उसकी बेटी उसे गले लगाती है। थेरेपिस्ट उसे नॉर्मल रूटीन बनाने की कोशिश करती है। कहती है कि बेटा आपकी ज़िंदगी अब पहले जैसी हो जाएगी। वो उससे उस आम रूटीन की तरह काम दिखाने की कोशिश करती है और उसे खुशहाल रखने की कोशिश करती है। वो जानती है कि एक बच्ची के ऊपर रेप का कैसे इम्पैक्ट पड़ा, इसीलिए वो चाहती है कि किम अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ जाए। किम साथ साथ ये भी कहती है मैं जानती हूँ कि उस टेडी बेयर के अंदर मेरे पिता है, मुझे अपने पिता से कोई शिकायत नहीं है। मैं जानती हूँ कि वो मुझे प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। आयशा थेरेपिस्ट को बताती है कि जब भी मेरे बाप और माँ की लड़ाई होती थी मेरी माँ हमेशा कहती थी कि मैं मरना चाहती हूँ। पहले ये बात मुझे समझ नहीं आई थी, अब मुझे समझ में आ गई है क्योंकि अब मैं भी मरना चाहती हूँ। इसके बाद आयशा को डिस्चार्ज करने का वक्त आ गया होता है लेकिन वो भी अपने बाप की तरफ नहीं देख रही होती। वो गाड़ी में एक पर्दा लगा देते हैं और इनकी गाड़ी जब उस जगह से गुजरती है जहाँ आयशा के साथ रेप हुआ था आयशा की तबीयत खराब हो जाती है। आयशा के बाप फास्ट ड्राइव करते हैं और जैसे ही वो घर पहुँचता आयशा वॉमिटिंग करती थी। अब वो देखती हैं कि उनके घर के पास बहुत सारे हैप्पी कार्ड लगे हुए होते हैं और इनमें एक अली का कार्ड भी होता है। अली अगले दिन आयशा के बाप के पास आता है और कहता है कि अगर उस दिन मैं आयशा के साथ जाता तो ऐसा ना होता। और उसके बाप उसे कहता है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। इन कार्ड को देख के आयशा को तसल्ली हो जाती है। वो अगले दिन स्कूल जाती है लेकिन जो बैग उसकी बॉडी पे लगा था इससे वो थोड़ा परेशान थी। लेकिन उसके पिता वही टेडी बेयर का ड्रेस पहन के उससे कॉन्फिडेंस देते हैं और आयशा हंसी हंसी अपने स्कूल के अंदर चली जाती है। आयशा के डैड स्कूल जाते हैं और वहाँ पे उसकी टीचर से रिक्वेस्ट करती हैं कि प्लीज़ मेन टीचर को आयशा के साथ रखिएगा क्योंकि वो भी उनसे थोड़ा घबरा रही होती है। वो अगले दिन आयशा के लिए एक बैग भी लाती है जिसमें वो चॉकलेट रख सके ताकि जब भी उसके दोस्त उससे पूछे कि तुम्हारे बैग में क्या है तो वो उन्हें कह सके कि इसके अंदर चॉकलेट है। और हुआ भी ऐसा ही। अगले दिन जब उसके दोस्त उससे पूछते हैं कि इस बैग में क्या, वो कहती है कि इसके अंदर चॉकलेट है। वो अपने दोस्तों को चॉकलेट देती है। अली हमेशा उसके साथ रहता है। आयशा जानती है कि इस टेडी बेयर के अंदर उसके पिता है, इसीलिए वो अपने उस टेडी बेयर का पीछा करती है और एक साथ जगह देख के उस टेडी बेयर से मास्क उतार देती है। वो देखती है कि उसके पिता पसीने में लथपथ हैं। वो अपने पिता से कहती है कि आपको ये टेडी बेयर और पहनने की ज़रूरत नहीं है, आप मुझे ऐसे ही प्यार करते हैं। ये बात सुन के उसके पिता रोने लग जाते हैं। इसके बाद हमें वकील को दिखाया जाता है जो कि उनके पिता से कहते हैं कि आयशा का केस अब कमज़ोर पड़ने लग गया है। दरअसल उस रेपिस्ट ने क्लेम किया है कि वो मेंटली बीमार है और उसे मेंटल हॉस्पिटल में भेजा जाए। ये बात सुन के आयशा के पिता उस रेपिस्ट के पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि तूने ऐसा क्यों किया, तूने मेरी बेटी का रेप क्यों किया। वो कहता है नहीं मैंने ऐसा रेप नहीं किया। और थोड़ी देर बाद वो कहता है हाँ मैंने रेप किया है और अगर तूने मेरे खिलाफ और कार्रवाई की और मुझे सज़ा दिलाने की कोशिश की तो मैं ये हरकत दोबारा कर सकता हूँ। ये बात सुन के आयशा के पिता को गुस्सा आता है और वो वहाँ पे शीशे पे वार करके चले जाते हैं। अगले दिन हमें कोर्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ उस रेपिस्ट को सिर्फ चंद सालों की सज़ा होती है। ये बात सुन
के आयशा के पिता बहुत गुस्से में आ जाते हैं और उसे मारने के लिए चले जाते हैं। लेकिन तब भी आयशा अपने पिता को रोक लेती है और कहते हैं डैडी यहाँ से चलिए। और किम के पिता ऐसा ही करते हैं। कुछ दिनों के बाद आयशा को एक सिबलिंग भाई पैदा होता है और आयशा अपनी लाइफ में बिजी हो जाती है। आज भी आयशा को स्कूल जाते वक्त डर लगता है। दरअसल ये बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी है और ये हर लोगों को रिप्रेजेंट करती है जिनका रेप होता है कि जिन लड़कियों का रेप होता है उनसे नफरत नहीं, उनके साथ मोहब्बत कीजिए। उम्मीद है कि आपको हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर आप इस चैनल पर नए आ गए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलेंगे हम अपनी अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए एंड अल्लाह हाफिज़।